नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मैन्योर्स, जिसके अंदर हम बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, एफआईएम, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग और डिफरेंट टाइप की कंपोस्ट बनाने के तरीकों के बारे में जानेंगे। अब मैन्योर्स की बात करें तो लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है मैन्यू प्लस ऑपरेट, तो जिसको कह सकते हैं कि हैंड से वर्क किया हुआ, यानी ये कंपोस्ट है, इसमें आदमी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको मैन्योर्स कहते हैं। इसका एक फ्रेंच जो है वो भी ड्राइव्ड वर्ड है मैन्योर, जिसका मतलब है वर्क विद सॉइल। अब मैन्योर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर से थोड़े न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इसका मतलब नेचर तो बल्कि है पर लो एनालिटिक वैल्यू है और कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती, क्योंकि अलग अलग प्रकार के एनिमल, प्लांट या ह्यूमन वेस्ट से मैन्योर्स तैयार होती हैं या कंपोस्ट तैयार होती हैं, तो इनका जो लास्ट का आउटपुट होगा उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट अलग अलग प्रकार के मिलेंगे आपको। फिर फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये माइंड हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो सकते हैं, एक या एक से अधिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, लेकिन सारे नहीं दे सकते, जबकि मैन्योर्स ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैन्योर्स ऑर्गेनिक नेचर में है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक है, स्लो एक्टिंग है, टाइम लेते हैं, क्विक एक्टिंग है, डाल दिया रिजल्ट आता है। लो एनालिटिक वैल्यू, कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं क्योंकि इसमें एक या दो होते हैं। कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती क्योंकि रॉ मटेरियल अलग अलग है, एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है। आप यूरिया डीएपी कहीं खरीद लो तो दोनों में, एक में 40% यूरिया मिलेगा और एक में 40% फास्फोरस मिलेगा, तो इसका मतलब कहीं भी जाओगे तो आपको डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन मिलेगी। ये प्लांट, एनिमल, ह्यूमन रिसोर्स से बनते हैं, ये माइंड और मैन्युफैक्चर होते हैं। ये सॉइल की फिजिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक से अधिक या लगभग सारे मेजर माइनर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जबकि कुछ न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता करा पाता है। फर्टिलाइजर भी लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है फर्टिल, का मतलब फर्टाइल, और ये बल्कि नेचर होते हैं, नॉन बल्कि नेचर होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास ये टेबल भी हमारे ध्यान है तो हम मैन्योर से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे मैन्योर्स दो प्रकार के होते हैं, बल्कि नेचर और कंसंट्रेटेड। बल्कि का मतलब स्लो एक्टिंग, लार्ज क्वांटिटी, इसका मतलब है क्विक एक्टिंग और स्मॉल क्वांटिटी। इनके संदर्भ में कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स की क्वांटिटी कम चाहिए। अगर एफआईएम बात करें तो एफआईएम कैसे बन सकता है, कैटल, सीप से, पोल्ट्री से, पिग से, बायोगैस सैलरी से अगर डिकम्पोज होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफआईएम, क्योंकि फार्म से निकला है। कंपोस्ट रूरल या विलेज का कंपोस्ट हो सकता है, अर्बन कंपोस्ट हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है। मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योर इन सिटू का मतलब हो जो फसल जहाँ उगाई वहीं इनकॉर्पोरेट कर दी। ग्रीन लीफ मैन्योर का मतलब पत्ते कहीं से उठा के लाए और हमने अपने खेत में डाल दिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से प्रेस मड के, कॉटन डस्ट, ह्यूमन हैबिटेट से नाइट सोयल्स, और म्यूनिसिपल वेस्ट से म्यूनिसिपल रबीज, स्ट्रीट स्वीपिंग और मार्केट वेस्ट। इसी प्रकार से अगर कंसंट्रेटेड भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए जो एडिबल ऑयल के होते हैं जो हम खाते हैं, मस्टर्ड का तेल खाते हैं, ग्राउंडनट का, सीसम का, लिनसीड का, तो इनका जो केक बनता है जब तेल निकालने के बाद, उसको भी हम फर्टिलाइजर के रूप में, मैन्योर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। नॉन एडिबल ऑयल्स जो सुटेबल नहीं होती खाने की, उनके लिए ये भी फर्टिलाइजेशन के लिए उपयोगी हैं। कैस्टर से, नीम से, सनफ्लावर का, मुगवा का, करंजी का, इनके केक भी हम खेत में डालकर न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ये भी स्लो रिलीज हैं अगर फर्टिलाइजर्स की तुलना करें तो, और इनमें भी न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम है फर्टिलाइजर की तुलना में, लेकिन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर से ज़्यादा है। एनिमल ओरिजिन की बात करें तो बोन मील से, ब्लड से, होर्न से, मीट से, फिश प्रोडक्ट से, बर्ड के प्रोडक्ट से जिसमें गुआनो का एक्सट्रैक्ट है, डेड बॉडीज ऑफ सी बर्ड्स हैं, तो इनसे जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स कहते हैं। अब मैन्योर्स की इतनी चर्चा क्यों होती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब सोयल की स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं, कि एग्रीगेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ह्यूमिक एसिड बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते हैं, जिसके कारण जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब स्टेबल पोर्स बनेंगे, तो सोयल के अंदर एरिएशन बहुत आसानी से हो सकता है। और जब एग्रीगेट्स भारी बनेंगे तो इसका मतलब वो विंड और वाटर इरोजन के प्रति भी रेजिस्टेंट हो जाती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज,
ये एक तो सबसे बड़ी बात, एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट हमें देती है, स्लो रिलीज देती है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, यानी जैसे वोलेटाइल लॉस होने का खतरा हो, ज़्यादा पानी पड़ जाए जैसे लीचिंग लॉस होने का खतरा हो, तो स्लो रिलीज है, न्यूट्रेंट लॉस होने के कम चांसेज है। हाई रेजिडुअल वैल्यू है कि एक बार डाल दिया तो कई दिन तक इसके इम्पैक्ट रहेंगे। और इम्प्रूवमेंट इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्योंकि बायोलॉजिकल जो भी हमारी फ्लोरा फौना है उनको जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन, अनडिकम्पोजिट जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें CN रेशो वाइड हो या कार्बन और सल्फर की जो रेशो है वो वाइड हो, तो वो आसानी से वहाँ जिंदा रह सकते हैं। अब आगे बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर से ये क्या हो सकते हैं, एनिमल के, प्लांट के ओरिजिन से बनते हैं, और जब ये सोयल में डालते हैं सोयल की बल्क डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, यानी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं उसका, और जब बल्क डेंसिटी गिरती है तो पोरोसिटी बढ़ जाती है। अब इसकी खासियत क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, एक तो पुअरली कंसंट्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इससे कम होते हैं इसमें, वाइडर CN और CS रेशो थे जो हमने अभी डिस्कस की, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बढ़िया रहती है। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं जब मिनरलाइजेशन होती है, यानी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिनरलाइज करेंगे तब वो मिल जाएगी, यानी इनका भी खाना होगा और जमीन को भी पोषण मिलेगा। और अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैन्योर्स का कम्बिनेशन कर देते हैं तो सोइल की फर्टिलिटी को बहुत लंबे समय तक हम इंटेंसिव कल्टीवेशन में भी मेंटेन रख सकते हैं। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में क्या हो सकती हैं, FIM है, कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर्स है, पोल्ट्री का है, बायोगैस सलरी है, सीवेज है, मोलसेज है और वर्मी कंपोस्ट है। अब इनमें से हम कुछ मुख्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म का मतलब जो हमारा फार्म है जहाँ एनिमल्स सकते हैं, तो इसको आप कैटल मैन्योर भी कह सकते हो। इसमें क्या होगा, जो कैटल का डंग होगा, यूरिन होगा और उनका लिटर होगा, जो बेडिंग मटेरियल होता है, चाहे वो हे हो, स्ट्रा हो, जो कैटल को रखने के लिए हम डालते हैं ज़मीन पे, उसको हम इकट्ठा करके बनाते हैं। अब ये मैन्योर जो होती है बड़ा टफली और अनडिकम्पोज ड्राई मटेरियल होता है, तो स्लो एक्टिंग होता है, इसलिए ज़्यादा बल्क में ज़रूरत पड़ती है, और लो एनालिसिस फर्टिलाइजर इसको कहते हैं। अब फार्म यार्ड मैन्योर के कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होगा, डंग, ये सॉलिड एक्सक्रीटा है जो एनिमल्स का, और इसी अनडाइजेस्टिव और नॉन डाइजेस्टेबल है वो पोर्शन होता है फीड का, जिसके अंदर 60 से 70%, 70 से 80% तक जिसमें मॉइस्चर होता है। दूसरा होता है इसका जो कॉन्स्टेंट है कंपोनेंट यूरिन, जिसमें 90% तो पानी होता है और थोड़ी सी मात्रा में यूरिया होता है, हिप्यूरिक एसिड होती है, सल्फेट ऑफ सोडियम, पोटासियम और क्लोरेट और फास्फेट होते हैं कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, पोटास के और सोडियम के। इसका मतलब माइक्रोन्यूट्रेंट के प्रति भी और मैक्रोन्यूट्रेंट के प्रति भी रिच होता है। लिटर की बात करें तो लिटर होता है जो बेडिंग मटेरियल जो नीचे बिछाते हैं हम, तो मिक्सचर हो सकता है स्ट्रा का, लीव्स का, स्टेम का, यूज्ड एज बेडिंग मटेरियल। इन सबको इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, जो कंपोस्ट को, FIM को तैयार करते हैं। और ये लिटर क्यों डालते हैं, ताकि जो रात को पशु यूरिन करे वो सारे के सारे उस लिटर में एब्जॉर्ब हो जाए और हमें वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करें, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब क्वालिटी ऑफ FIM किस बात पे डिपेंड करेगी कि काइंड ऑफ एनिमल, किस प्रकार का एनिमल है, एज कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, क्वालिटी और क्वांटिटी, उसकी फीड जो कंज्यूम करता है उसके ऊपर भी क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करेगी। काइंड ऑफ लिटर हमने कैसा यूज किया है, किस प्रकार के पत्ते हैं, लेगुमिनस के हैं, नॉन लेगुमिनस के हैं, लिग्निन वाले हैं, तो वैसे हमारे कंपोस्ट की क्वालिटी तैयार होगी। कलेक्शन का मेथड कौन सा था और हमने मैन्योर को स्टोर कैसे किया है, ये सारी चीज़ें हमारे FIM की क्वालिटी और क्वांटिटी को, कंपोजिशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद होगी मैन्योर की स्टोरिंग। जो आपने मैन्योर इकट्ठा किया उसको कैसे करोगे, क्योंकि मैन्योर की सीधी सीधी बात है, जैसे आपने स्टोर करा होगा वैसे ही उसकी क्वालिटी आएगी। तो हम 3 मुख्य मेथड में हम इसको करते हैं, पिट मेथड, हीप मेथड और कवर्ड मेथड। पिट मेथड का मतलब क्या है, आपने एक पिट गड्ढा खोद लिया और उसके अंदर डंग, यूरिन और लिटर को पर डे के हिसाब से डालते चले गए, और ऊपर का एक्सपोर्ट जो है सन के, आपने आया पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का लिटर उसके अंदर डालते चले गए, और उसका जो ऊपर का हिस्सा वो तो सन के और रेन के एक्सपोज रहेगा। तो इस मेथड में
क्या होगा कि ऊपर का जो सरफेस है उसके अंदर से न्यूट्रेंट की लॉस और वोलेटाइल लॉस या लीचिंग लॉस होते रहेंगे, नीचे का ठीक रहेगा। पर ये मेथड भी ठीक नहीं है, लेकिन हीप मेथड से अच्छा है। हीप मेथड वो है जब हम हमारे इंडियन विलेजेस में आम देखने को हमें मिलता है, जिसमें किसान क्या करता है, किसी छाया में या खुले में ज़मीन के ऊपर जो मैन्योर्स है उसकी हीप लगाना स्टार्ट कर देता है और वो लंबे समय तक चल जाता है। लेकिन ये आइडियल प्रोसेस नहीं है। अगर इसको ठीक तरीके से करना है तो पहले इसको क्या करना चाहिए, लीटर को से इसको कवर कर देना चाहिए, ताकि वो जो लॉस है न्यूट्रिएंट्स का वो ज़्यादा ना हो और इसके बाद इसकी क्वालिटी भी ठीक रहे। तो मैक्सिमम जो लॉस होता है न्यूट्रिएंट्स का वो स्टोरेज में होता है और जिसके कारण हमारी मैन्योर की क्वालिटी घट जाती है। तो हीप मेथड से जो अबव ग्राउंड मेथड है उससे जो मैन्योर बनेगा उसकी क्वालिटी सबसे पुअर होगी। उसके बाद है कवर्ड पिट मेथड। ये मेथड बहुत अच्छा है पिट मेथड से भी और हीप मेथड। इसमें क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और वैसे ही नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं उसके बजाय नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल या स्टोन की लाइनिंग कर देते हैं, ताकि जो नीचे न्यूट्रिएंट का रिसाव है वो पानी के साथ ना हो और उसको फिर धीरे धीरे भरते चले जाते हैं और उसके साइड में 1.5 फीट की हाइट की बंड बना देते हैं, ताकि रेन वाटर भी जब आए तो उससे ओवरफ्लो होकर हमारे न्यूट्रिएंट्स बाहर ना जाएं। तो इस प्रकार से और जो ऊपर का हिस्सा है उसको कवर कर देते हैं हम लीव्स से या ऑर्गेनिक मैटर से, ताकि न्यूट्रिएंट लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा हीप मेथड्स और पिट मेथड से ज़्यादा होती है, जिसमें 0.3 से 0.5 वेरी करती है। इसमें 0.68 तक हो सकती है नाइट्रोजन, 0.5 फास्फोरस और 1 पोटासियम, जो कि पिट और हीप मेथड में संभव नहीं है। उसके बाद है इम्प्रूव मेथड्स हैं हैंडलिंग के फार्म यार्ड मैन्योर के। पहला है ट्रंच मेथड कि जितने भी हमारे पास प्लांट न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनको हैंडल और स्टोर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। तो ये पहला मेथड जो ट्रंच मेथड है ये CN आचार्य ने दिया था और इसमें इन्होंने क्या किया कि एक ट्रंच आपको बनानी है 20 से 25 फीट की लेंथ, 5 से 6 सेंटीमीटर की ब्रेथ और 3 से 3.5 फीट की डेप्थ। इसके अंदर जितना भी ड्राई मैटर है, लिटर फॉल है, रेफ्यूज़ है, वो सारा का सारा कैटल सैंड के साथ इसको रखते हैं और इसके अंदर जो लिटर है वो मिक्स करते चले जाते हैं। और मिक्स करने के बाद जो मान लिया ये आपकी ट्रंच है 20 फुट की, अब इसके अंदर क्या करोगे, ये सारा मटेरियल जो बताया ये इस 3 फुट का मटेरियल है, इसमें हर रोज डालते चले जाओगे इसके ऊपर की तरफ। और जब ये फिल हो जाएगा ज़मीन से 1.5 से 2 फीट ऊपर, तब इसको डोम शेप कवर कर दोगे, यानी ये इस तरह का ऊपर से कवर होगा। फिर इसके बाद अगले 3 फुट में, फिर अगले 3 फुट में ऐसे बढ़ाते चले जाओगे। तो जब तक आपका लास्ट का होगा तो ये आपका नियरली टू डिकम्पोजिशन के पास आ जाएगा। अब इसको अगर मेथड में आपको अपने FIM को इनरिच करना है तो 30 से 40 kg आपको SSP डालना पड़ेगा, जिससे हमारे FIM का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाएगा। अगर और जब हमारा वो मेथड की बात करते हैं, पहले जो हमने पढ़ा उसमें 0.68% नाइट्रोजन थी, इसमें वो बढ़ के लगभग डबल से भी ज़्यादा होगी, 1.4 से लेकर 1.6 नाइट्रोजन ड्राई वेट बेसिस पे हमें वहाँ मिल जाती है। अब लॉसेज कैसे होते हैं स्टोरेज और कलेक्शन में? 2 तरह से लॉसेज होते हैं, या तो हैंडलिंग में होंगे या प्रोसेसिंग में। यानी या तो जब हम लेके आए गोबर और कहाँ उसको स्टोर करना है वहाँ तक, या स्टोर करने की प्रक्रिया जहाँ होती है, जहाँ हम प्रिपेयर करते हैं, दोनों जगह इसके लॉस हो सकते हैं। पर लॉस दोनों जगह अलग अलग होंगे। जैसे हैंडलिंग का लॉस ऑफ डंग, जब हम लेके आते हैं तो किसी गौशाला से, घर से, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो घरों में जो जर्नल किसान करते हैं उसके केक्स बना के बर्न कर लेते हैं एज एन फ्यूल, तो जो बहुत बड़ा पोर्शन हो तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। दूसरा यूरिन का लॉस, यूरिन तो इकट्ठा करते ही नहीं, वो सीधा जो बाहर है ओपन लैंड में चला जाता है, तो हमारी जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत बड़ी क्वांटिटी उसी में लॉस्ट हो जाती है और हम उसको प्रिजर्व नहीं करते। अगर उसको प्रिजर्व कर ले रात को किसी गड्ढे में तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरा है लॉस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ स्टोरेज, पहला लीचिंग और दूसरा वोलेटाइल। लीचिंग लॉस वो होगा कि फरस एब्जॉर्बेंट का हो, कच्चा हो, तो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट लीच डाउन कर जाएंगे। वोलेटाइल अगर ऊपर से हमारा खुला हुआ है ट्रंच का मुंह, तो ऊपर से सूरज की गर्मी से, रेन से वॉश आउट होता चला जाएगा और वोलेटाइल होकर भी लॉस होगा। तो इन लॉसेज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं?
ट्रेंच मेथड ताकि वो नीचे रह जाए, खुले में ना छोड़े, गोबर गैस प्लांट का, FI मेथड का, बायरी मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ कलेक्शन, प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट का, और केमिकल एडिटिव जिसमें जिप्सम और SSP हम डाल सकते हैं जिससे कि हमारे FIM की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद है कंपोस्ट। कंपोनर शब्द से बना है जो लैटिन का है, इसका मतलब है पुटिंग टुगेदर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठे करते हैं। तो इसमें प्लांट और एनिमल दोनों का वेस्ट और बहुत सारे एडिटिव जो बाहर हों उनको इकट्ठा करके हम डिकम्पोज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। इसमें क्या हो सकता है, बहुत अच्छा ट्रीटेड सब्सटेंस भी मिल सकता है और नेग्लेक्टेड गार्बेज और डंप है उनसे भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं। अब कंपोस्ट क्या होगा, ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को बहुत थोड़े टाइम में कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिकम्पोज मेटेरियल ट्रीट कर लेते हैं। तो इसमें एक्सेलरेटेड फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, कंट्रोल कंडीशंस में, पता हो कब क्या करना है उसके अंदर। और इसमें हम क्या होगा, वेस्ट वेजिटेटिव मैटेरियल, स्पॉइलेज, स्ट्रा, पीनट, हल्स, जो भी हमारे आसपास बचता है उस सबको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड ऑफ कंपोस्टिंग की बात करें तो जो फर्स्ट कंपोस्टिंग मेथड था वो इंग्लैंड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 से 1918 के बीच में शुरू हुआ। इसमें क्या एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस, इंदौर प्रोसेस, बेंगलोर प्रोसेस, कोयम्बटूर प्रोसेस, रूरल और अर्बन वेस्ट, मैकेनिकल कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जैसी कंपोस्टिंग की विधियां हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम 2-4 देखते हैं। पहला है एक्टिवेटेड कंपोस्ट। एक्टिवेटेड कंपोस्ट क्या था, ये फ्लावर और रिज ने 1922 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में डेवलप किया। इसके अंदर जो बेसिक रॉ मटेरियल यूज होता है स्टा या फार्म का वेस्ट, यानी पशुओं का जो वेस्ट आता है। इसमें स्टार्टर जो सॉल्यूशन है वो काउ डंग, यूरिन, नाइट सॉइल और सीवेज और स्लज, ये स्टार्टर सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा होती है, डिकम्पोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मिलते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा मिलते हैं, फंजाई ज़्यादा मिलती है, इसलिए इनको यूज करते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेसिक रॉ मटेरियल हमारे पास है उसको ट्रीट करेंगे हम किसके साथ, काउ डंग के साथ, यूरिन के साथ, और उसका घोल बना देंगे, गड्ढा बना देंगे। डिकोटेशन का मतलब गड्ढा बनाना उसको। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जितना भी मटेरियल है वो सारा एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और फर्मेंटेशन बड़ी तेज़ी के साथ हो। और इस ऐसा करके हम उसको 3 से 4 फीट तक की हाइट जब हो जाए होती है उसकी, तो उसको टर्न करते जाएंगे। और इस जो हमारा सारा का सारा मेटल जो हमने रॉ मटेरियल मिक्स किया है सीवेज, स्लज या यूरिन के साथ, उसको पानी से मॉइस्ट रखेंगे। तो शुरू में टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा और धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, हीट होगी, और लगभग 1 हफ्ते के अंदर वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा कि उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर लेता है। तो जब दोबारा डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है तो जो मेटल डाला था आपने वो डेप्थ नीचे चली जाएगी कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा रिड्यूस होगा। तो हमने क्या करना है, उस ट्रेंच में उस जगह पे 25% और नया मेटल ऐड कर देना है और उसको स्टार्टर सॉल्यूशन के साथ ढंग से मिक्स करना है। और ये हमारा कंपोस्ट है, ये 5 से 6 वीक में रेडी हो जाएगा। तो इसमें हम नाइट सोयल भी, सीवेज, स्लज भी स्टार्टर सॉल्यूशन के रूप में यूज कर सकते हैं इस मेथड में। इंदौर प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये भी इंडिया में डेवलप हुई, होवार्ड और वार्ड ने की थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर में। इन्होंने क्या किया था, जो मटेरियल लिया स्टार्टिंग में स्ट्रा, ऑर्गेनिक फार्म वेस्ट, बेसिक रॉ मटेरियल, कैटल डंग एज स्टार्ट, जिसमें यूरिन, अर्थ और वुड की एसेज, क्योंकि प्लांट इंडस्ट्री का पार्ट था ये जिसमें इसको डेवलप किया गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक कंपोस्ट का पिट बनाते हैं 30 × 14 × 3 फीट का, और इसको क्या करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ ओपन रखते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा, नीचे से तो नैरो और ऊपर से यह वाइड होता चला गया इस प्रकार का। अब इसमें क्या करेंगे, जब आपके पास जितना रॉ मटेरियल है उसकी 3 इंच की मोटी लेयर बना देंगे, और उसके बाद इसके ऊपर यूरिन का, अर्थ का, वुड जो एसेज थी उसको स्प्रिंकल कर देंगे और 2 इंच की लेयर बना देंगे, और इस पिट को यूं फिल करते जाएंगे जब तक वो ज़मीन से ऊपर 3 फुट नहीं आ जाता।
और ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको खुला छोड़ देंगे ताकि 1-2 फुट तक तो एरिएशन आसानी से हो जाए। और उसके पास जो नीचे का पोर्शन है उसको हवा देने के लिए, एयर का एक्सचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पाइप डाल देते हैं 4 सेंटीमीटर डायमीटर के, 4 फीट के लेंथ के। और इसको मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बार हमें जो रोज कैन है, जो फुहारा होता है पानी वाला जो बाग में यूज करते हैं फ्लावरिंग के, उसमें उससे हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें 3 टर्निंग की जरूरत पड़ती है। पहले 15 दिन, दूसरी 30 दिन में, और तीसरी लगभग 2 महीने की जो हो जाए तब उसके बाद। अब ये प्रोसेस देखो, नीचे से एक 30 फुट की लंबी हमारी ट्रेंच थी, उसके बाद हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर की हमने जो लेयर थी पहले वो डालना स्टार्ट की। उसके बाद हमने क्या किया, 2 इंच की लेयर हमने काऊ डंग की, और जो हमारा मिक्सचर था स्टार्टर मिक्सचर, अर्थ वुड और ऐसी जिसमें आती थी उसकी। और ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते गए, कहाँ तक करते गए कि ज़मीन से लगभग 3 फुट ऊपर आ जाइए। और उसके बाद इसका वही डोम शेप स्ट्रक्चर, और उसके अंदर ये पाइप लगा दी हमने 4-4 फीट 4-4 इंच के, ताकि इस नीचे तक एरिएशन होता रहे। उसके बाद है बेंगलोर मेथड। ये मेथड जो कंपोस्टिंग है ये डॉक्टर CN आचार्य ने 1949 में दी। इसने क्या किया, बेसिक जो मटेरियल है वो कोई भी हो सकता है, प्लांट का, एनिमल का, ओरिजिन का। और स्टार्टर में इन्होंने क्या लिया, FIM मिक्स ऑफ डंग, यूरिन और लिटर। और एडिटिव डाले इन्होंने बोन मिल और ऑयल केक और वुड एश का। अब इसमें क्या किया कि इन्होंने पिट की साइज रखी 20 × 4 × 3, यानी 20 तो लंबी, 4 चौड़ाई और 3 डेप्थ में। और ये डायमेंशन लंबी भी कर सकते हो जैसे आपके पास जगह हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जितना रॉ मटेरियल है वो स्प्रेड कर देना है। उसमें हमने 3 इंच की थी, इसमें हम 6 इंच का करेंगे। और मॉइस्ट रखेंगे उस लेयर को जब तक पानी देते रहें, जब 20 से 30 गैलन तक, ताकि वो ड्राई मैटर दोबारा से वेट हो जाए। और इसके ऊपर जो है आपकी पहले 6 इंच की लेयर है, उसके बाद उसके ऊपर आप एक मिक्सचर डंग का, यूरिन का और लीटर का डाल दोगे। उसकी 2 इंच लंबी लेयर बनाओगे। हमने उसके 3 के ऊपर 2 की बनाई थी पहले इंदौर में, इसके 6 के ऊपर 2 की बना रहे हैं। और इसको तब तक फिल करते रहेंगे जब तक वो जमीन से ऊपर 2 फीट नहीं आ जाता। और उसके बाद इसको 1 हफ्ते के लिए खुला छोड़ेंगे। ऊपर का पोर्शन है खुला छोड़ दें, इसको बंद नहीं करेंगे ताकि एरोबिक डिकम्पोजिशन हो। और उसके बाद इसको प्लास्टर कर देंगे मॉइस्ट क्ले से, ताकि एनारोबिक फर्मेंटेशन है वो बढ़े। और इसके बाद जो 4-5 मंथ हो जाएंगे तो इसको ऊपर की जो लेयर है उसको हटा भी सकते हैं। तो हमारा जो कंपोस्ट है वो 4 से 5 महीने में पूरा हो जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस कह सकते हैं बेंगलोर मेथड को। इसमें देखो 6 इंच की लेयर, उसके बाद 2 इंच की लेयर, फिर 6 इंच की लेयर, फिर 2 इंच की लेयर, ऐसा हम कहाँ तक करेंगे, जमीन से 2 फुट ऊपर तक। और उसके बाद हम इसको मॉइस्ट लेयर से ग्राउंडेड कर देंगे, बंद कर देंगे अब 1 से 2 हफ्ते छोड़ने के बाद, ताकि पहले तो एरोबिक डिकम्पोजिशन और बाद में एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो इसके अंदर। फिर है कोयम्बटूर मेथड। ये वो मेथड है जिसके अंदर हम बेसिक रॉ मटेरियल जो रॉ ऑर्गेनिक मैटर रखते हैं, स्टार्टर में पाउडर मील, कैटल डंग, वाटर इमल्सन। और इसके अंदर जो थर्ड जो पोर्शन है, जो डंग इन वाटर, 5 से 10 किलो डंग और 5 से 10 लीटर पानी में घोल इसका रखेंगे। तो इसका प्रोसेस भी क्या है, 12 × 6 × 3 फीट का आपका पिट होगा। और पहले में 3, दूसरे में 6, और इसमें कोयम्बटूर मेथड में 9 इंच का हमारा पहली लेयर होगी, जिसके अंदर हम उसको मॉइस्ट रखेंगे। और उसके बाद इसमें 1 kg पाउडर्ड बोन मिल को ब्रॉडकास्ट कर देंगे यूनिफॉर्मली। और उसके बाद हमने जो डंग इन यूरिन लिया था, थर्ड पॉइंट, ये पोर्शन उसके ऊपर 2 फीट उसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे। और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारी ये 2 फीट से ऊपर नहीं आ जाती। तो 9 इंच, 2 इंच, और उससे पहले क्या था हमारा 1 इंच का ये हमारा पाउडर बोन मिल, फिर दोबारा 9 इंच की, फिर कैटल डंग, फिर 1 पाउडर मिल, ऐसे ये बढ़ती रहेंगी। और उसके बाद हम इसमें प्लास्टर कर देंगे मड से, ताकि एनारोबिक जो डिकम्पोजिशन है उसको बढ़े। तो ये कच्ची प्लास्टिंग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमी एनारोबिक कंडीशंस कहते हैं, कि कुछ रिएक्शन पे होगा, कुछ ऐसी होगी एरोबिक और कुछ एनारोबिक कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर, इसलिए इसको सेमी एरोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं। उसके बाद आती है वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो रिसाइकलिंग करती है क्रॉप रेजिड्यू को, ऑर्गेनिक वेस्ट को।
यूटिलाइज करती है अर्थवर्म की टेक्नोलॉजी को। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या हुई, एक कंपोस्ट बनाने की वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम अर्थवर्म को यूज़ करते हैं, जो जिंदा होते हैं, सोयल को खाते हैं, बायोमास को खाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के बाद, और उससे जो निकलता है प्रोडक्ट उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। और जो वर्म से निकलता है इसलिए इसका नाम हम वर्मी या वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट का जो प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए। कोई भी फार्म का भूसा हो, लीफ फॉल हो, लेटर फॉल हो, वेजिटेबल का वेस्ट हो, सब इसमें यूज कर सकते हैं। स्टार्टर में काउ डंग और बायोगैस सैलरी और यूरिन लेंगे कैटल का। और एनिमल की स्पीसीज यानी अर्थवर्म्स, इसिनिया फोर्टिडिया सबसे अच्छी स्पीसीज है जो रियर की जा सकती है। इसके लिए फेवरेबल रेंज है पीएच की, वो 6.5 से 7.5, मॉइस्चर 60 से 70%, 50% एरिएशन है, यानी पानी बहुत लिमिटेड देना है ताकि 50% पोर खुले रहे। अगर इससे ज़्यादा एरिएशन नहीं हो पाता, पानी ज़्यादा दे देते हैं, तो वो नीचे से उनके लिए सांस लेने में दिक्कत होगी कीड़ों की, और वो हमारे जो वर्म्स होते हैं वो मर जाएंगे। टेम्परेचर रेंज है वो 18 से 35 डिग्री, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी में जिंदा रहेंगे ना ज़्यादा सर्दी में जिंदा रहेंगे। और इसके लिए जो पिट प्रिपेयर किया जाता है वो हीप मेथड से किया जाता है। और जो जनरल डायमेंशन ली जाती है वो आप चेंज भी कर सकते हो अपनी एबिलिटी ऑफ लैंड से। तो 10 लंबी, 4 चौड़ी और 2 डेप्थ में, इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं कर सकते हम, वरना नीचे हीट जनरेट हो जाती है, हमारे जो वर्म्स हैं ये मर जाएंगे। जो पहली लेयर होगी वो बेडिंग मटेरियल की रहेगी जो 1 मीटर थिक रहेगी, जिसमें सॉफ्ट लीव्स रहेंगी। दूसरी 9 इंच की रहेगी जिसमें ऑर्गेनिक रेजिड्यू फाइनली चाप मटेरियल होगा। और थर्ड है वो डंकी और वाटर की इक्वल मिक्सचर होगी 2 इंच की लेयर। वो इस नाम बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारा वो गड्ढा भर नहीं जाता, लेकिन ये किसी हालत में 2 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज़्यादा 9 से 18%, नाइट्रोजन भी सबसे अच्छा 1.5 से 2, और फास्फोरस 1 से 1.5, टोटल पोटासियम 0.6, कैल्शियम मैग्नीशियम अवेलेबल एस, कॉपर जिंक आयरन सभी इसमें अवेलेबल होते हैं। और दूसरी बात, जब हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो इसमें प्रोटीज, लाइपेज, अमाइलेज, सेलुलोज, एंजाइम्स भी हमारे उसके अंदर जाते हैं। और ये मान के चलो जितना अगर 1000 वर्म्स हमारे पास, तो लगभग 1 से 5 किलो तक का वेस्ट मटेरियल वो प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी वेस्ट मटेरियल का मतलब वर्मी कंपोस्ट कर देते हैं। 1000 वर्म्स का अगर वेट लें वो लगभग 1 किलो होता है। और एनारोबिक और एनारोबिक में क्या फ़र्क होता है, जब एरोबिक आपकी डिकम्पोजन होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। एरोबिक में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, एनारोबिक में मीथेन प्रोड्यूस होगी, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें हाई वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, लो वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या ऑर्गेनिक मेटल कंजर्व जो होता है वो 50 से 60% और मीथेन वाले में 75% है। इसमें एरोबिक में 25 से 50% नाइट्रोजन लॉस होती है और इसमें 20% के करीब लॉस होती है। टेम्परेचर बिल्डअप हो जाता है तो पैथोजन और वीड किल्ड हो जाते हैं, जबकि इसमें पैथोजन किल्ड होते हैं और एंटीबायोसिस होते हैं, वीड होते हैं, उनके जो सीड होते हैं जो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं वो मरते नहीं है। ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि इसमें टर्निंग करनी पड़ती है, वाटरिंग करनी पड़ती है, इसमें कुछ लेबर की आवश्यकता नहीं रहती। और जो डिकम्पोजिशन है वो 3 से 4 महीने में होता है और एनारोबिक में 5 से 6 महीने में होता है। तो लेक्चर लंबा था, फिर भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।